नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा, और मुद्दा है राज्यसभा की रेस। दिग्गज होंगे फेस। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार मुकाबला सिर्फ सीट जीतने का नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक संदेश देने का भी माना जा रहा है। कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम चर्चा में है, तो भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के कैलाश विजयवर्गीय, अरविंद भदौरिया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कांति देव सिंह जैसे नेताओं की नाम की चर्चा है। सवाल यह है कि आखिर राज्यसभा की इस रेस में कौन होगा बड़ा चेहरा और किस समीकरण को साधने की होगी कोशिश, तो देखना पड़ेगा। लेकिन आप ये खबर देखेंगे आप तो आपको समझ आएगा कि आखिर हम क्या कहना चाहते हैं और किसकी कितनी रेस है। देखिए इस खबर को। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव भले ही औपचारिक तौर पर दूर दिख रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है, क्योंकि राज्यसभा की सीट सिर्फ संसद भेजने का रास्ता नहीं है, ये संगठन और राजनीति में संदेश देने का बड़ा मंच भी मानी जाती है। कांग्रेस खेमे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर पार्टी उन पर दांव लगाती है तो इसे अनुभव, राष्ट्रीय पहचान और प्रदेश कांग्रेस के भीतर संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं बीजेपी में भी कई बड़े चेहरे चर्चा में हैं। कैलाश विजयवर्गीय, अरविंद भदौरिया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कांति देव सिंह जैसे नाम अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों से जोड़कर देखे जा रहे हैं। मतलब इस बार राज्यसभा का फैसला सिर्फ एक सीट नहीं, कई राजनीतिक संकेत तय कर सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विचार होता है, सामूहिक चिंतन होता है। नेतृत्व की और भाजपा की संगठन की दृष्टि से अपनी संवैधानिक व्यवस्था है और उसी के तहत उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा। कांग्रेस में झंझावत है, झगड़े हैं, झंझट हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं। सब एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं। किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हाईकमान तय करता है, और उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे सीएलपी लीडर, हमारे प्रदेश के प्रभारी, इनकी भूमिका रहती है। तो ये सभी लोग राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करके जो भी नाम तय करेंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में मतदाता सभी विधायक रहते हैं, तो जो भी दिशा निर्देश या जो आदेश पार्टी हाईकमान का रहेगा उसका सब लोग पालन करेंगे। दरअसल राज्यसभा चुनाव अक्सर भविष्य की राजनीति का ट्रेलर भी माना जाता है। किस नेता को दिल्ली भेजना है, किसे संगठन में नई भूमिका देनी है, किस क्षेत्र या वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है, 2028 के चुनावी समीकरण कैसे साधने हैं, ये सब इसी फैसले से जुड़ जाता है। बीजेपी के लिए चुनौती सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाने की होगी, तो कांग्रेस के सामने सवाल नेतृत्व और संदेश दोनों का रहेगा। हालांकि अंतिम फैसला दोनों दलों के हाईकमान स्तर पर होगा, लेकिन नामों की चर्चा ने अभी से राजनीतिक पारा जरूर बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रेस अब सिर्फ एक संसदीय सीट की लड़ाई नहीं रह गई है, ये सियासी संकेतों का जरिया बन रही है। कांग्रेस अनुभव और राजनीतिक संदेश के बीच संतुलन साधने की कोशिश में है, तो बीजेपी संगठन, क्षेत्रीय समीकरण और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर दांव खेलने की तैयारी में दिख रही है। ऐसे में नजर सिर्फ इस बात पर नहीं होगी कि कौन राज्यसभा जाएगा, नजर इस पर भी होगी कि किस चेहरे के जरिए कौन सा राजनीतिक संदेश दिया जाएगा। पर इतना तो लगभग तय लग रहा है कि दोनों तरफ से इस बार दिग्गजों पर ही दांव लगाया जाएगा। तो दिग्गज क्यों पहुंचाए जाएंगी राज्यसभा, उसके पीछे भी दोनों पार्टियों के अपने गणित हो सकते हैं। कमलनाथ जी तो निश्चित रूप से एक ऐसा चेहरा है जो पहले भी लगातार लोकसभा में रहे हैं, बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, और एक ऐसा चेहरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में जो कुछ कर्नाटका में आप देख रहे हैं उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कमलनाथ जी की भी रही है। तो ऐसे चेहरे की जरूरत कांग्रेस को होगी, और कांग्रेस अभी फूक फूक कर कदम रख रही किसको कहाँ पहुँचाना है। कुछ इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि जिन चेहरों को पहुँचाने की बात चल रही है उसके पीछे भी लंबी राजनीति है। आखिर होगा क्या, तो इसका तो इंतजार करेंगे। लेकिन अब देखते हैं वो बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। क्या राज्यसभा चुनाव 2028 की राजनीति का ट्रेलर साबित होगा?
क्या दिग्गजों की दिल्ली में एंट्री प्रदेश की राजनीति और नए समीकरण बनाएंगे? राज्यसभा की रेस में बड़े फेस भारी पड़ेंगे या राजनीतिक संतुलन? चलिए मिली उन मेहमानों से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है राहुल राज, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं विवेक गुप्ता जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले दिनेश जी, राज्यसभा की जब एक पहले दौर में बात होती थी तो कहा यही जाता था कि बहुत ही सीनियर लोग जाते थे, अलग अलग विधाओं से आने वाले लोग राज्यसभा पहुंचा करते थे। लेकिन बीते वर्षों में ये चीज़ें बदली, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कुछ ऐसे चेहरे जिनके बारे में ना हम जानते ना आप जानते, और अचानक वो चेहरों को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा पहुंचा देती है। पर इस बार चर्चाएं कुछ अलग है। जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी आपने सुने हैं, वो आप भी समझ रहे हैं। लेकिन क्या कमलनाथ राज्यसभा जा सकते हैं? मनोज जी, सबसे बड़ी चीज इस नाम के साथ ये है, क्या कमलनाथ विधायक नहीं रहना चाहते? क्या पार्टी इसके लिए तैयार है कि एक सीट पर उपचुनाव कराया जाए? तो जब पार्टी ये तय कर लेगी कि हमको कमलनाथ की सीट से इस्तीफा दिलाकर एक बाई इलेक्शन विधानसभा का कराना है और हम जीतने में सक्षम हैं, तो फिर वो कमलनाथ के बारे में हो सकता है कोई फैसला ले लें। कमलनाथ का नाम तो आपने देखी किस चीज के लिए नहीं चलता, उनका नाम तो हर पद के लिए चलता। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चला, कोषाध्यक्ष भी चला, बीजेपी में जाने की भी चर्चा हुई। तो ये चलती रहती हैं चर्चाएं, उनकी इच्छा हो सकती है। तो पार्टी ये ट्रेडिशनल जो चेहरे हैं पिछले 5 दशक से मध्य प्रदेश में हैं, जिनके कारण उसे सत्ता नहीं मिली। आप बताइए ना कि आप 2023 में क्यों हार गए थे? क्या कमलनाथ जी को इसका डिस्क्रेडिट नहीं होता कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में तो चुनाव हारे, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में चुनाव हारे? तो ऐसी लीडरशिप यदि कांग्रेस पार्टी बढ़ाना चाहती होगी तो फिर ये उनकी सियासत है, वो फिर जनता की नब्ज शायद वो कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाई। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें जी सर, देखिए भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए मनोज जी, समीकरण बहुत साफ है। कितने भी नाम चलते रहते हैं, नाम चलने में तो किसी का कुछ जाता नहीं है, जो भी चाहे, क्योंकि राज्यसभा की सीट है तो ये तो ऑब्लिगेशन वाला मामला है कि ओबलाइज करना है पार्टी को। सबसे पहली चीज ये है कि एकमात्र फेस भारतीय जनता पार्टी का सुमेर सिंह सोलंकी ट्राइबल हैं राज्यसभा में। तो क्या आप इनको बाहर करना चाहते हैं? आदिवासी को नहीं रखना चाहते? आदिवासी की सियासत आप ग्राउंड पर कुछ और कर रहे हैं। दिल्ली में अभी हमने देखा था कि जनजातीय सम्मेलन हुआ था, पूरे देश से आदिवासियों को बुलाया गया था। अब आप एकमात्र आदिवासी को बाहर करना चाहेंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, क्या कुरियन को मंत्रिमंडल से मोदी जी को बाहर करना है? केरल का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखना? यदि कुरियन को नहीं रखना है तो केरल के बारे में क्या सोचा है उन्होंने? तो ये जो सारे सवालात हैं, इनका जवाब तो राजनीतिक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की सूची आएगी तो उसी से सामने आएगा। लेकिन मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं है जिसको हम दिग्गजों के नाम चलाना कह रहे हैं। यदि ये पार्टी ने मिस्ट्री सुलझा ली कि इन दोनों कैंडिडेट के बारे में हमारा ये है कि हमको बदलना है, तो फिर बात कुछ अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उसके बड़े संदेश भी गहरे होंगे। विवेक गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी में हालांकि ये अब कहा जाता है कि किसी को कुछ पता नहीं होता है, चर्चाएं चलती रहती, समीकरण बनाए जाते हैं, बिगड़ते भी हैं, लेकिन क्या समीकरण कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और कब तक ये माने कि नामों की चर्चा, नाम सामने आ जाएंगे? देखिए, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भाजपा का हमेशा से ये रहा है कि भाजपा का संसदीय बोर्ड राज्यसभा में जाने योग्य यथा योग्य प्रत्याशियों को तय करता है। और भाजपा का हमेशा ये विश्वास रहा है कि समुचित विकास के लिए जिन योग्य कार्यकर्ताओं और नेताओं को राज्यसभा में स्थान दिया जाए, जो विकास की बात कर सके, विकास के पथ को आगे बढ़ा सके और एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में हर तरह से योग्य हों, उन्हीं लोगों को संसदीय बोर्ड में स्थान, उनके नाम को स्थान मिलेगा। और ये मैटर चूंकि संसदीय बोर्ड का शीर्ष नेतृत्व का है, तो ये वहीं तय होगा कि कौन यहां से बीजेपी की ओर से राज्यसभा सांसद के प्रत्याशी होंगे। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस अपनी चिंता करे। ये हालांकि कांग्रेस के मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस बिहार और उड़ीसा में जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी आत्मा की आवाज पे जिस हिसाब से उनके विधायक छिटक रहे हैं या उनसे असंतुष्ट हैं, और पूर्व में भी कांग्रेस के सरकारों ने ही, विधायकों ने ही सरकार दूर जाकर और अलग जाकर पार्टी
से दूर जाकर गिरा दी थी, वो पार्टी नेतृत्व से, यही कमलनाथ थे जिनसे असंतुष्ट होकर कई विधायक चले गए थे और कांग्रेस सरकार गिर गई थी। तो निश्चित है कि कांग्रेस के पास तो बहुत अच्छे से कोई नेतृत्व होंगे नहीं, लेकिन ये उनकी अंदरूनी मामला है, इसलिए हमारा तो कोई कहना बनता नहीं है इस पे। लेकिन ये निश्चित है कि भाजपा योग्य लोगों को ही राज्यसभा यहाँ पर यथा योग्य लोगों को, कार्यकर्ताओं को इनके रिवाज स्वरूप भेजेगी। और आदिवासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे सवर्ण वर्ग हो, ओबीसी हो, हर वर्ग का जनादेश में देखने को मिला है। भाजपा के विगत चुनाव में जनादेश इस बात का प्रतीक है कि भाजपा ने हर प्रकार से हर कार्यकर्ता को स्थान दिया है और उनका सम्मान किया। जी बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें छिपी भी है। राहुल जी, कमलनाथ के नाम की चर्चा है, हालांकि फिर वही आप भी कहेंगे कि आला कमान जो तय कर देगा पहुंच जाएंगे। अभी इस बीच में हमने ये भी देखा कि उमंग सिंगार की 2 बार मुलाकात हो गई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और ये कहा जा रहा है कि वो राज्यसभा को लेकर ही थी, उसमें चिंता भी थी कि कुछ आपके विधायक खसक ना जाएं, इधर उधर ना हो जाएं। तो क्या कमलनाथ जा रहे हैं और चिंता अभी भी है? नहीं, देखिए मनोज जी, बड़ा साधारण सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात कही, मैं उन पर कोई छीटाकशी करूं उससे पहले मैं अपनी बात कह लूं, फिर मैं उनके सवाल का जवाब तो ज़रूर दूंगा। देखिए, जहाँ तक प्रश्न कांग्रेस पार्टी का है, हमें पता है हमारी एक राज्यसभा की सीट है, 58 मत हमें राज्यसभा की सीट के लिए चाहिए, जिससे ज़्यादा मत हमारे पास मौजूद है। उमंग सिंगार जी जो दिल्ली दौरा गए थे, उन्होंने विधायकों की जो अपनी भावना थी, जन भावना को अवगत हमारे आला कमान को करा दिया है, और एक सुर में सभी ने कहा है कि जो आला कमान तय करेगा उस पर हम मतदान करेंगे। लेकिन कांग्रेस आज जिस स्थिति में है, मैंने आपसे हमेशा कहा कि नवाचार के एक नए दौर से हम गुजर रहे हैं। लगातार संगठन सृजन के बाद एक नवाचार कांग्रेस में हो रहा है। ऐसे में जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, पार्टी संगठन को मजबूती, किसके जाने से क्या लाभ होगा, इन सब पे मंथन चिंतन चल रहा है। और 2-3 दिनों में या हफ्ते भर में आप देखेंगे हमारा जो कैंडिडेट होगा वो मैदान में होगा और कांग्रेस के सारे विधायक मत करके उसे राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन जो चिंता हमारे विवेक गुप्ता जी जता रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस को अपनी चिंता करनी, तो मान्यवर देखिए, बंसल के इस बहुत ही गरिमामय डिबेट पे मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपको कांग्रेस की इतनी चिंता है और आप शुचिता की राजनीति में विश्वास रखते हैं तो तीसरा प्रत्याशी खड़ा ही मत करिए, बात खत्म हो जाएगी। आपके 2 हैं, 116 आपके पास वैसे ही है, जो 48 बचे शेष में 10 जोड़ने की कोशिश ही मत करो, तो शुचिता की राजनीति मध्य प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित करेगी। लेकिन जो बात आपने कही कि कांग्रेस अपनी चिंता करे, मान्यवर ऐसा है, नरोत्तम मिश्रा हाशिए पे हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री जी यहाँ से रवाना करना चाहते हैं जैसे शिवराज जी ने किया, उनकी चिंता कौन करेगा? आपके यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर को आपने केंद्र मंत्री से हटा के सीधा यहाँ विधानसभा में अध्यक्ष बना दिया, उनकी राजनीति हाशिए पे है। प्रहलाद पटेल की सुनवाई नहीं हो रही। कैलाश विजयवर्गीय जी का ये हाल है कि नगर निगम के बड़े अधिकारी छोड़िए, उनके खुद के नगर निगम इंदौर में उनके कहने से एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, और आप कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। हमारी चिंता ये है, लोगों की 2 बेटियां रायसेन में कुएं में पानी लेने गई, उनकी जान चली गई। यहाँ लोगों को कफ सिरफ से जान जा रही है, युवा बेरोजगार है, महंगाई त्राईमाम कर रही है, जंगल राज बढ़ रहा है। विवेक गुप्ता जी, आपको चिंता इन विषयों की होनी चाहिए। जनता ने जनमत इसलिए दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि कांग्रेस के पास 58 विधायक होने के बावजूद भी आप ये चिंता करो कि नहीं कांग्रेस अपने, हम तो अपने विधायकों की चिंता कर रहे हैं। आपको हमारे विधायकों की इतनी चिंता क्यों? इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए जनता को। विपक्षी दल के पास बहुमत होने के बाद भी मनोज जी, इनको हमारे विधायकों की इतनी चिंता सता रही, लेकिन जनता की चिंता नहीं सता रही है, जिसको पीने का पानी मध्य प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है, साफ हवा नहीं मिल पा रही है, युवा बेरोज। आज ही कांग्रेस के एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठाकर उन्होंने घेराव किया, वहीं से हम गीले होकर अभी कपड़े बदल के आपसे डिबेट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये मुद्दे है ही नहीं, आपके लिए मुद्दा ये है ही नहीं कि प्रति बैरल रेट कम है और पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। आपके लिए मुद्दा ये है राज्यसभा की बात कांग्रेस चल रही है, के 10 विधायक राज्यसभा कैसे लाए जाए। वाह विवेक गुप्ता जी, वाह। चलिए, राज्यसभा की बात चल रही है। दिनेश जी, क्या आपको लगता है, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं, विवेक जी से भी समझूंगा, जो तीसरी सीट की बार बार बात होती है, हालांकि खबरें ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब नहीं चाहेगी, और जो कमलनाथ का नाम आया, जैसा आपने भी कहा कि यदि ऐसा है तो क्या उस दृष्टि से तीसरे नाम में यदि कमलनाथ है या बाकी बड़े चेहरे दिग्विजय सिंह जी है, क्या इन चेहरों के आ जाने से उस पर कहीं विराम लगेगा, एक राहत मिल जाएगी कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप पता नहीं आपका कमलनाथ जी के बारे में क्या मानना है। ये तो मेरी बहुत स्ट्रांग धारणा है कि 2020 में जिस तरह से सरकार गिरी, कमलनाथ जी यदि विधायकों को रोक पाते
तो उसी वक्त रोक लेते। उनका मैनेजमेंट तो सबने देख लिया ना कि एक सरकार अच्छी भली बनी थी 15 साल बाद प्रदेश में और चली गई। उन्होंने तो उसकी चिंता भी नहीं की कि हमें रोकना है, कुछ करना है। इतने दिनों जो है लोगों की, विधायकों की नाराजगी थी, सब कुछ था। विधायकों को तो वो चलो चलो का किस्सा तो सबको पता है ना कि किस तरह की बात है। और फिर जब लोकसभा चुनाव के पहले बात आई कि साहब ये तो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, तो जब इस तरह की चर्चाएं किसी व्यक्ति के साथ हों तो पार्टी का स्टैंड क्या होगा? ये मैंने कहा ना कि ये लीडरशिप चेंज पर जब आप जा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में आप फिर वही पुरानी चीजों पर बात हो रही है कि आप कमलनाथ जी को भेजेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा तो कमलनाथ जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष को भी जब पिछली बार जब 18 में बने थे तब भी कमलनाथ जी थे। तो इन्हीं सबसे तो लोग त्रस्त होकर गए थे ना कांग्रेस पार्टी छोड़कर। और अभी ये हो सकता है कि कमलनाथ जी फिर आए तो फिर वो 10 विधायकों की जो बात आ रही है तो वो चले जाएं, क्योंकि दिग्विजय सिंह का टिकट काटोगे, कमलनाथ को दोगे तो कुर्ते तो फिर फटेंगे ना। कांग्रेस में तो कुर्ते फाड़ने का रिवाज है, तो कुर्ते कैसे फटेंगे? जैसे 2023 में सरकार नहीं बना पाए, राज्यसभा में सीट नहीं मिलेगी। तो कांग्रेस की सियासत में तो जिसकी आस्तीन ऊपर है, जिसमें दम है, वो राजनीति करता है। बाकी फिर तो आप देखते हैं कि सरकारों की चिंता कैसे। बिल्कुल ठीक। और नाम बहुत सारे हैं, हालांकि कमलनाथ ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी, पर मुझे लगता है ये नाम नहीं हो सकता। फिर दूसरे और भी नाम सामने आ जाते हैं, कई तरह के नाम लिए जाते हैं। विवेक जी, सवाल कुछ राहुल के थे, उनका जवाब भी दीजिएगा। लेकिन ये जो बातें, ये जो आरोप लग रहे थे कि मध्य प्रदेश में ऐसा चल रहा है या वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी साधने के लिए बीजेपी कुछ ऐसे कदम उठा सकती है, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरी बहुत सारी बातों का, राहुल की बातों का उत्तर तो माननीय गुप्ता जी ने भी दे दिया है कि कमलनाथ जी का चलो चलो एक जो संवाद था उसके कारण क्या जनता के चुने हुए विधायक थे, कांग्रेस की जनता की चुनी हुई सरकार थी तथाकथित सो कॉल्ड, और उसे ही गैर जिम्मेदारी का परिचय देकर कमलनाथ जी ने गिरा दिया, जनता की भावनाओं पे कुठाराघात किया, किसानों के कर्जे। अभी राहुल जी, आपकी पार्टी किसानों को गेहूं उपार्जन पे इतने आरोप लगा रही थी। 103 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन हो गया, शायद वो आपको दिख नहीं रहा होगा, आप वहां वाटर कैनन में कपड़े भिगाने में व्यस्त होंगे। रही बात सुचिता की, तो यदि आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरा प्रत्याशी न खड़ा करे, तो ये आप अपने शीर्ष नेतृत्व से कहिए कि एक उन्हें ऐसा निवेदन हमारे शीर्ष नेतृत्व से करें और सुचिता की राजनीति का आग्रह करें। हो सकता है कि आपकी बात में दम हो और आपके बात को उस पर विचार किया जाए। और क्यों ये बात आपको कहनी भी क्यों पड़ रही है? सिर्फ इसलिए आपको अपने चुने हुए विधायकों पे ही भरोसा नहीं है। आप वही रिसोर्ट की राजनीति करेंगे, उन्हें बंदी बनाएंगे और वोट डालने के लिए मजबूर करेंगे, और वही विधायक अपनी आत्माओं की आवाज या सो कॉल्ड व्यवस्थाओं के कारण जो है इधर उधर। लेकिन विवेक जी, सुचिता की आवाज के लिए आपको स्वयं ही अपनी सीट पे खतरा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से ज्यादा आंकड़े हमारे पास हैं। हमें किसी प्रकार के तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त की ना आवश्यकता है, ना हम इसमें विश्वास रखते हैं। हम एक साधारण और बहुत साफ सुथरी राजनीति का एक रास्ते पे चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप अपनी चिंता करने के लिए वो है, और आप क्या आला कमान को कहिए कि वो आपकी सुचिता की राजनीति के लिए हमारे नेतृत्व को एक निवेदन करें, अनुरोध करें। मतलब आपको विवेक जी आप कह रहे हैं कि आप कहिए कि वो आला कमान इनका आपसे नेतृत्व के लिए ये बात कहे सुचिता के लिए, तो क्या कहीं कोई संदेश है इसमें? ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि सुचिता लाइए, हमारे यहाँ से लोगों को मत ले जाइए? देखिए, ये राहुल जी की बात का उत्तर देने का प्रयास किया था मैंने, लेकिन साफ बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने निश्चय पर दृढ़ है। यथा योग्य प्रत्याशियों को बहुत स्पष्ट तरीके से योग्य स्थान देकर मान सम्मान से राज्यसभा भेजा जाएगा। कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह, आप आंदोलन की बात करते हैं, कांग्रेस के जीतू पटवारी के आंदोलन में उमंग नहीं दिखते हैं, बड़े नेता नजर देते हैं, कोई उमंग करते हैं तो जीतू पटवारी गायब होते हैं। उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष होकर मल्लिकार्जुन खड़गे से निवेदन करने जाते हैं राज्यसभा प्रत्याशियों के संबंध में। अरे जाना तो प्रदेश अध्यक्ष को चाहिए। तो ये आप अपने अंदरूनी व्यवस्था संभालिए। ये स्पष्ट संदेश जनता को जाता है कि आप जिम्मेदार विपक्ष के भी काबिल नहीं है। तो तीसरी राज्यसभा सीट यदि आपको लड़ना है तो आप अपनी पार्टी की नीतियों को देखिए, पार्टी के तरीकों को देखिए, और आप योग्य प्रत्याशी लाइए और वहां चुनाव फेस कीजिए। नहीं तो आपके पास योग्य है, मतलब तीसरे के लिए भी निश्चित रूप से यदि अवसर रहेगा तो निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी के पास योग्य प्रत्याशियों की, योग्य किरदारों की कोई कमी नहीं है। उन्हें मान सम्मान से राज्यसभा के लिए उतारा जाएगा और कांग्रेस के विधायक ही स्वयं आना चाहे तो उसमें कोई क्या कर सकता है। ठीक है राहुल जी, देखिए बहुत स्पष्ट है, उन्होंने कहा निश्चित रूप से हम तो तैयार हैं। अब आपको तैयार रहना है, इसीलिए उमंग जी मिलकर भी आए हैं। शायद ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जितने मेरे पास उतनी की तो मैं गारंटी लेता हूँ, बाकी गारंटी जिनके जितने हैं वो ले लें। देखिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं कि नहीं भाई हमें तोड़फोड़ की राजनीति नहीं, हम तो तैयार हैं, बोलिए पूरी व्यवस्था बना। वही बात है, कथनी करने में अंतर होता है। दूसरा, विवेक जी ने कहा, विवेक जी ऐसा होता है ना, हम वाटर कैनन पे कपड़े गीले नहीं करते हैं, 45 डिग्री में किसानों के साथ खड़े भी रहते हैं जहाँ आपके सांसद और विधायक गायब रहते हैं। आपने कहा 103 लाख मेट्रिक टन खरीदा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके सरकारी आंकड़े को बता दूं, इस मध्य प्रदेश में 345 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। वो जो शेष बचा 245 लाख मेट्रिक टन 1800 से 2000 के रेट में बिका है, उन किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? डिबेट दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं वापस राज्यसभा पे आता हूँ। राज्यसभा की बात जहां तक है, देखिए हमारे नेता प्रतिपक्ष जी मिलने गए, आप कह रहे हो जीतू, अरे भाई नेता प्रतिपक्ष ही तो हमारे विधायक दल के नेता है ना, तो वही जाएंगे ना विधायकों की बात करने। लेकिन आपके यहाँ हो सकता है कि सीएम का काम भी प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया जाता होगा। प्रदेश अध्यक्ष का अपना काम है, नेता प्रतिपक्ष का अपना काम है, ये आपको चिंता का विषय है। मैं बार बार कह रहा हूं विवेक गुप्ता जी, आग्रह पूर्वक, जनता की समस्याओं की चिंता विपक्ष के विधायकों से ज्यादा अगर आप करें तो आज आपको मैं साधुवाद देता। लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि हाँ हमारी जो जिम्मेदारी उनका, विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि प्रदेश में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, इस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं हाँ अगर उनके विधायकों की आत्मा जाग जाए, किसी की आत्मा नहीं जाग रही, पूरे के पूरे 58 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलेंगे, ये बात तय हो चुकी है। कैंडिडेट भी सब फाइनल है, बस नाम घोषित होना शेष है। लेकिन आपकी चिंता का कारण यह है कि जो चश्मा आपने लगाया है, शायद नंबर थोड़ा कम पड़ गया है। उमंग सिंघार जी मेरे बगल में खड़े थे, जीतू पटवारी जी मेरे आगे थे, और वाटर कैनन हम पे चल रहा था, लेकिन आपको वो दृश्य नजर नहीं आएगा। आप तो अपने जनसंपर्क के एजेंडे से ये चलाओगे कि दो लोग एक साथ नहीं है। तो अब इसमें मेरी गलती तो नहीं है विवेक गुप्ता जी, मैं तो आपसे अभी भी कह रहा हूं, हमारे हाईकमान को आपके हाईकमान से आग्रह की आवश्यकता नहीं है। आप तो अपनी शुचिता की राजनीति संभालो। 48 में 10 जोड़ने की आवश्यकता क्या है? जनता देख रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता ये बयान दे रहे हैं कि तीसरा कैंडिडेट हम उतारेंगे और उनके 10 हमारे पास। आत्मा जाग जाएगी। आत्मा ऐसे नहीं जागती कलयुग में, कोई सतयुग का काल नहीं चल रहा। सबको पता है कि आप कौन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करता है। मैं विवेक गुप्ता जी फिर जाते जाते आपसे कहता हूं, अगर अंतरात्मा में थोड़ी सी भी गंभीरता बची हो, नानकता बची हो, तो उन बच्चियों की चिंता करो जो पानी की तलाश में मर रही हैं, उन युवाओं की चिंता करो जो सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, उस किसान की चिंता करो जो 45 डिग्री के तापमान में गेहूं तुलाई की लाइन में लगा। विवेक जी, थोड़ी सी रहम और शर्म मन में होनी चाहिए। राज्यसभा की बात, विवेक जी, जनादेश आपने देखे होंगे, जनता का जनादेश मिलने के बाद अहंकार ही तो इतना हो गया विवेक जी आपको कि 10 विधायक तोड़ने की गाथा इतनी देर से गा रहे हो, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हम तो हमारे 116 विधायकों के साथ 2 राज्यसभा में संतुष्ट हैं, कांग्रेस अपना देख ले। लेकिन नहीं, विवेक आपको बार बार कांग्रेस की चिंता 2 या 3, विवेक जी क्या दिक्कत है भाई? आप अपनी 2 सवाल हमारी 1 सवाल ले दो। बार बार हमारी सीट पे बार बार कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, जवाब दे दीजिए। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के अभी हालिया में 2 राज्यसभा सदस्य हैं, उनके स्थान रिक्त हो रहे हैं और उनके स्थानों पर जो भी योग होगा, योग्य प्रत्याशी वहां पर लड़ाए जाएंगे, उतारे जाएंगे और उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। तीसरे प्रत्याशी कांग्रेस के खाते का उस स्थान पर रिक्त हो रहा है। कांग्रेस को अपनी ही चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का यदि लाभ कोई दूसरे दल को मिलता है, कह रहे हैं कि आप 2 मंत्रियों के बारे में कह रहे हैं कि वो मूर्ख है, फलाना ठिकाना कर रहे हैं, चिंता भाजपा की करो आप। महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, बीडी शर्मा की भाजपा, मोहन यादव की भाजपा, ठीक है, हो गया सर, चिंता करो आप। दिनेश जी छोड़ो, दिनेश जी बहुत छोटी एक प्रतिक्रिया आपसे चाह रहा था। तीसरी सीट की जो बात हो रही, 10 विधायकों की जो बात होती है, कहीं ऐसी स्थिति बनते आपको दिखती है क्या? जी नहीं, अभी ये सब दिनेश जी से बात कर रहा हूं। दिनेश जी और बड़ी स्पष्ट बात है, विवेक जी, दिनेश जी से बात कर रहा हूं। किसी चीज को रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन ये देखिए कि यदि जो विधायक 10 में से कोई यदि 10 विधायक जाते हैं, क्या उनमें ये क्षमता है कि वो दोबारा फिर से जीत कर आ जाए और भारतीय जनता पार्टी उन्हें फिर 2028 में टिकट दे दे? ये गारंटी कौन लेगा कि ये जीत भी जाएंगे और टिकट भी मिल जाएगा? जिसको
बहुत सारे लोग जो 2020 में गए, बहुत सारे उन नेताओं का यदि हश्र देखा होगा तो मुझे लगता है जी। कि एकदम कोई फैसला करेगा नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये सिर्फ बातें हो सकती है। तीसरी सीट तो कांग्रेस के खाते में जाएगी अभी जो स्थितियां दिखाई देती, क्योंकि कांग्रेस की है और होना भी यही चाहिए। 2 सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी, पर जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं क्या उन पर विचार चल रहा है? लेकिन जब तक नाम तय नहीं होते हैं तो कई नाम हवाओं में तैरते रहते हैं और हम भी चर्चा करते रहते हैं। लेकिन आजकल वक्त अलग है, खासकर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा चौंका देती है जिनकी चर्चा ना हम कर पाएंगे और चेहरे कुछ नहीं आ जाएंगे। पर कांग्रेस में क्या होगा वो भी देखना होगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, विवेक जी, राहुल जी और दिनेश जी हमारे साथ जुड़े।